विशाल मशीन के बारे में सोचा जाता है ना, तो दिमाग में गियर्स और पुर्जे आते हैं। हाँ, तारों का एक उलझा हुआ जाल या कुछ Right. वैसा ही, बिल्कुल। राइट। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हमारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य मशीन लगातार काम कर रही है जो दुनिया की किसी भी मानव निर्मित फैक्ट्री से कहीं ज्यादा जटिल है। और ज्यादा सटीक और विशाल भी। बिल्कुल। एक ऐसी मशीन जिसके पुर्जे लोहे या प्लास्टिक के नहीं हैं। ये पेड़ पौधे, जानवर, धूप की किरणें और मिट्टी हैं। और ये सब मिलकर इतना बेहतरीन काम करते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो विस्तृत दस्तावेज है वो इसी पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता, यानी इकोसिस्टम डायनामिक्स। हाँ, उसी का एक ब्लूप्रिंट है। तो आज हमारा मिशन प्रकृति के उस छिपे हुए तंत्र को समझना है कि आखिर ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, और ये पूरी दुनिया अपना संतुलन कैसे बनाए रखती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नियम ये रहेगा कि मैं इस दस्तावेज की हर एक स्लाइड को डिकोड करूंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और विजुअल्स को समझाऊंगा। और मैं इसके पीछे के विज्ञान, मतलब इसके क्यों का विश्लेषण करूंगी। बेहतरीन। तो चलिए, प्रकृति के इस तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, इसे समझने के लिए अब पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इस स्लाइड पर एक बहुत ही शानदार 3D डायोरामा बना हुआ है। इसके एक तरफ तो प्राकृतिक घने जंगल और एक बहती हुई नदी है। अच्छा। और ठीक उसके बगल में मानव निर्मित कंक्रीट का एक विशाल बांध है और एक शीशे का एक्वेरियम रखा हुआ है। काफी दिलचस्प कंट्रास्ट है। बिल्कुल। दस्तावेज की पहली लाइन कहती है कि पारितंत्र प्रकृति का वह स्वचालित अंश है जहां जीव अपने भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, यानी खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम। राइट। यहाँ प्रकार भी स्पष्ट किए गए हैं, जैसे प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें जंगल या नदी आते हैं जो इंसानों पर आश्रित नहीं है, और कृत्रिम पारितंत्र जैसे ये बांध या एक्वेरियम। इसके अलावा इन्हें स्थलीय यानी भूमि वाले और जलीय में बांटा गया है। पानी वाले पारितंत्र। हाँ, कुछ पारितंत्र अस्थायी होते हैं, जैसे बरसात का कोई गड्ढा जो कुछ दिन में सूख जाएगा, और कुछ स्थायी होते हैं। और पूर्ण और अपूर्ण पारितंत्र का भी जिक्र है ना इसमें? बिल्कुल। अंत में बताया गया है कि एक पूर्ण पारितंत्र वो है जिसमें सभी घटक मौजूद हों, और अपूर्ण वो जिसमें किसी घटक की कमी हो। देखिए, यहाँ जो डायोरामा है ना, उसे देखकर एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक एक्वेरियम कृत्रिम है, लेकिन एक छोटा सा तालाब प्राकृतिक कैसे हो जाता है? मतलब आखिरकार दोनों में ही पानी और मछलियां हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। दोनों दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं। बात दरअसल आत्मनिर्भरता की है। एक प्राकृतिक तालाब में धूप पड़ती है, काई उगती है, मछलियां उसे खाती हैं, और उनका अपशिष्ट फिर से उस काई के लिए खाद बन जाता है। एग्जैक्टली। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप है। प्रकृति अपना ख्याल खुद रख रही है, लेकिन एक्वेरियम में ऐसा नहीं होता। हाँ, वहां तो इंसान को बाहर से खाना डालना पड़ता है, पानी साफ करने के लिए फिल्टर भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर मानव हस्तक्षेप हटा लिया जाए तो एक्वेरियम का तंत्र ढह जाएगा, इसीलिए वो कृत्रिम है। ये तो बहुत ही स्पष्ट अंतर हो गया। चीजों को और गहराई से समझने के लिए चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। ध्यान दें, इस स्लाइड पर एक बड़ा सा 3D चमकता हुआ सूरज है। वहां से ऊर्जा के तीर नीचे पौधों की तरफ और फिर जानवरों की तरफ जा रहे हैं। तीरों का आकार बदल रहा है क्या? हाँ, यही तो हैरान करने वाली बात है। हर कदम पर ऊर्जा का तीर छोटा होता जा रहा है। अच्छा। यहाँ दस्तावेज में लिखा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। राइट। लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा में कमी आती है और ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। हाँ, सिर्फ आगे बढ़ती है। स्लाइड ये भी स्पष्ट करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक यानी भौगोलिक परिस्थितियों और जैविक घटकों से मिलकर बनता है, जहां सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल, जो फोटोन को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ जो विरोधाभास नजर आ रहा है ना, उस पर एक सवाल पूछना लाजमी है। कौन सा विरोधाभास? यही कि यदि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती तो हर पोषण स्तर पर यह कम क्यों हो जाती है? ये बची हुई ऊर्जा आखिर जाती कहाँ है? हाँ, तीर छोटे क्यों हुए? इसका जवाब भी ऊष्मागतिकी के नियमों में ही छिपा है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। अच्छा, मतलब रूप बदलना। हाँ, मान लीजिए जब एक हिरण घास खाता है तो घास की सारी ऊर्जा हिरण के शरीर के मांस में नहीं बदल जाती। तो कहाँ जाती है?
हिरण को दौड़ने में, सांस लेने में, अपने शरीर को गर्म रखने में बहुत सी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ओहो। और ये जो खर्च हुई ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में हमारे वायुमंडल में विलीन हो जाती है, हीट बनकर। तो इसीलिए जब कोई शेर उस हिरण को खाएगा तो उसके लिए हिरण के पास हमेशा कम ऊर्जा बचेगी। एग्जैक्टली। वाह, यानी जिंदा रहने की भी अपनी एक कीमत है जो ऊर्जा के रूप में चुकानी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। तो सूर्य की इस ऊर्जा का सबसे पहले इस्तेमाल कौन करता है? चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। इस स्लाइड पर जमीन के एक 3D टुकड़े का कटआउट है जिस पर हरी घास उगी है और एक गाय चर रही है। साइनोबैक्टीरिया की तरफ भी इशारे किए गए हैं। टेक्स्ट बताता है कि उत्पादक, जिन्हें T1 भी कहते हैं, स्वपोषित होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांसड्यूसर भी कहा गया है। अच्छा, एक रोचक तथ्य ये भी है कि कुछ जीवाणु ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। हाँ, यहाँ लिखा है इसे अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ एक लाइन है जो थोड़ी भ्रमित करती है। क्या लाइन है? लिखा है कि गाय जो दूध देती है उसे द्वितीयक उत्पादक यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसके बाद उपभोक्ता या फैगोट्रोप्स आते हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी उपभोक्ता वो शाकाहारी हैं जो पौधों पर निर्भर हैं, जैसे टिड्डा या खरगोश। ये गाय वाली बात वाकई थोड़ा भ्रमित करने वाली लग सकती है। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो गाय घास खाती है, तो वो एक उपभोक्ता हुई ना। फिर स्लाइड में गाय को द्वितीयक उत्पादक क्यों कहा गया है? मैं समझाती हूँ। विज्ञान के नजरिए से इसे ऐसे समझिए, प्राथमिक उत्पादक यानी घास ने सूरज की धूप से ऊर्जा बनाई। राइट। अब गाय ने उस घास को खाया, लेकिन उसने उस ऊर्जा को सिर्फ खत्म नहीं किया। तो क्या किया? गाय ने उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके दूध, मांस और अपनी नई जैविक सन्निहिति यानी बायोमास का उत्पादन किया। अरे वाह! गाय एक तरह से एक नई प्राकृतिक फैक्ट्री है जो पौधों के कच्चे माल का उपयोग करके एक नया उत्पाद बना रही है। इसीलिए पारिस्थितिकी में इसे द्वितीयक उत्पादक का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बायोमास के निर्माण से जुड़ा है। अब देखते हैं कि ये भोजन श्रृंखला आगे कैसे बढ़ती है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए। देखिए, यहाँ 3D सीढ़ियों या पत्थरों जैसी आकृतियां हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। फूड चेन। सबसे नीचे टिड्डा है, फिर मेंढक, फिर सांप और सबसे ऊपर एक राजसी बाघ बैठा है। ये स्तर बहुत अहम है। हाँ, स्लाइड में उपभोक्ताओं के अन्य स्तरों को समझाया गया है। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता वो हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, यानी प्रथम मांसाहारी, जैसे मेंढक या मकड़ी। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता वो हैं जो इन छोटे मांसाहारियों को खाते हैं, जैसे सांप या भेड़िया। और चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता वो उच्चतर मांसाहारी हैं, जैसे शेर या बाघ, जिन्हें जंगल में कोई और नहीं खाता। टॉप प्रेडेटर्स। राइट। इसके अलावा नीचे अलग से सूक्ष्म उपभोक्ता यानी अपघटक, जैसे कवक, अपमार्जक, जो मृत जीवों को खाते हैं, जैसे गिद्ध। और परजीवी। हाँ, परजीवी जो बिना मारे पोषण लेते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ गिद्ध और परजीवी दोनों ही दूसरों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अपमार्जक यानी स्कैवेंजर और एक परजीवी के काम करने के तरीके में सबसे बुनियादी अंतर क्या है? दोनों ही तो दूसरों का खाना खाते हैं ना। हाँ, लेकिन गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। वे उस जीव को खाते हैं जो पहले ही मर चुका है। उनका काम इकोसिस्टम से कचरा हटाना है। अच्छा, और परजीवी? परजीवी जैसे पेट के कीड़े या जूं अपने होस्ट को मारते नहीं हैं। वे एक जिंदा प्राणी के शरीर पर चिपके रहते हैं और थोड़ा थोड़ा पोषण चुराते रहते हैं। मतलब होस्ट का जिंदा रहना जरूरी है। एग्जैक्टली। एक परजीवी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने होस्ट को जिंदा रखना है, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो उसका मुफ्त का खाना भी बंद हो जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत ही चालाकी भरा तंत्र है। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल। अब पारिस्थितिकी तंत्र में कितना भोजन बन रहा है, इसे मापने के लिए आइए अगली स्लाइड पर नजर डालें। हाँ, प्रोडक्टिविटी। इस स्लाइड पर एक बहुत ही रोचक 3D पत्ती है जिसके अंदर मशीन के गियर्स लगे हुए हैं। गियर्स? हाँ, ये गियर्स सूर्य को रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हैं और बाहर GPP तथा NPP नाम के चमकते हुए बॉक्स बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया विजुअल है। यहाँ उत्पादकता की परिभाषा दी गई है कि प्रति इकाई समय में ऊर्जा की मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों में संचित होती है। प्राथमिक उत्पादकता के 2 रूप बताए गए हैं। पहला, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी GPP, जो कुल कार्बनिक उत्पादन है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। राइट। और दूसरा, नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी NPP,
जो वह ऊर्जा है जो पौधों द्वारा बचाई जाती है और शाकाहारियों के खाने के लिए उपलब्ध होती है। बताए, ये जो जीपीपी और एनपीपी का कॉन्सेप्ट है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो कैसे? अगर जीपीपी प्रकृति का कुल वेतन या ग्रॉस सैलरी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एनपीपी पारिस्थितिकी तंत्र का टेक होम पे है? अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? हाँ। पौधे दिन भर धूप से जो कुछ भी बनाते हैं वो उनकी ग्रॉस सैलरी है, लेकिन पौधों को भी तो जीवित रहना है। हाँ, उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए। उन्हें सांस लेनी है, अपनी जड़ें जमीन में और गहराई तक बढ़ानी है। इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसे प्रकृति का टैक्स मान लीजिए। तो टैक्स कटने के बाद जो बचा वही टेक होम पे यानी एनपीपी है। और जंगल के जितने भी शाकाहारी जीव हैं, उन्हें सिर्फ इसी टेक होम पे से ही अपना पेट भरना होता है। ये एनालॉजी तो इसे बिल्कुल साफ कर देती है। अब उत्पादकता के कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखते हैं क्या आंकड़े हैं। यहाँ एक 3D पाई चार्ट है और उसके ठीक बगल में पृथ्वी का एक ग्लोब बना हुआ है। तथ्य बताते हैं कि पूरी पृथ्वी की वार्षिक उत्पादकता 170 मिलियन टन है, लेकिन पृथ्वी का 70% भाग समुद्र होने के बावजूद समुद्र की उत्पादकता कम है। बहुत कम। समुद्र की उत्पादकता केवल 55 मिलियन टन है। अच्छा। इसके नीचे द्वितीयक उत्पादकता के आंकड़े में है कि उपभोक्ता जो भोजन पचाते हैं उसका 60% तो उनके श्वसन में ही नष्ट हो जाता है, सांस लेने में। हाँ, 30% अन्य जैविक कार्यों में चला जाता है और सिर्फ शेष भाग ही उनके विकास या बायोमास को बढ़ाने में काम आता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कौन सा? जब पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, तो महासागरों की उत्पादकता जमीन की तुलना में इतनी कम क्यों है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जगह तो ज्यादा है उनके पास। इसका सीधा सा जवाब है प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी। अच्छा, रोशनी नहीं पहुंचती? बिल्कुल। समुद्र बहुत गहरे होते हैं और सूरज की रोशनी केवल ऊपरी सतह तक ही पहुंच पाती है, जिसे फोटिक जोन कहते हैं। उसके नीचे घोर अंधेरा है, जहां पौधे प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते। और पोषक तत्वों का क्या? समुद्र में जो भी पोषक तत्व होते हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। ओहो। जबकि जमीन पर मिट्टी में पोषक तत्व हमेशा पौधों की जड़ों के पास उपलब्ध रहते हैं। तो इसीलिए इतना विशाल होने के बावजूद समुद्र उत्पादकता के मामले में जमीन से बहुत पिछड़ जाता है। एग्जैक्टली। ये तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी सीमा है। लेकिन जब जीव मर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। चलिए देखते हैं। यहाँ मिट्टी के एक 3D सिलेंडरनुमा टुकड़े का क्रॉस सेक्शन है। ऊपर सूखी पत्तियां और कबाड़ है और जमीन के नीचे जड़ें और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। डिकम्पोजर्स। हाँ, दस्तावेज कहता है कि अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक जैसे CO2, जल और खनिजों में बदलते हैं। अपरद्ध यानी डेट्राइटिस 2 प्रकार के होते हैं। एक भूमि के ऊपरी स्तर पर मिलने वाला जैसे पत्तियां या मृत जीव, और दूसरा भूमिगत अपरद्ध जैसे मृत जड़ें। वो ये भी बताते हैं कि यदि अपघटन धीमा हो जाए तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति में ये अपघटक अचानक काम करना बंद कर दें, तो इस 3D मिट्टी के टुकड़े और पूरी पृथ्वी का क्या होगा? बहुत सारा कचरा जमा हो जाएगा। ये एक बेहद भयावह परिदृश्य होगा। पूरी पृथ्वी पर मृत पेड़ों, सूखी पत्तियों और मरे हुए जानवरों के पहाड़ों जैसे ढेर लग जाएंगे। बाप रे। और उससे भी बड़ा संकट ये होगा कि सारा कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस उन मृत शरीरों में लॉक हो जाएगा। मतलब मिट्टी को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। नई मिट्टी नहीं बनेगी, नए पौधों को उगने के लिए खाद नहीं मिलेगी और अंततः जीवन का पूरा चक्र ही रुक जाएगा। तो अपघटक असल में एक चाबी की तरह है। हाँ, जो प्रकृति के बैंक से पोषक तत्वों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आजाद करते हैं। कमाल है। ये सफाई की प्रक्रिया असल में कैसे होती है? चलिए अगली स्लाइड में इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए। इस स्लाइड पर एक 3D घुमावदार रास्ता है। रास्ते की शुरुआत में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक सूखी पत्ती टूटती दिख रही है। फिर बारिश का पानी उसे धो रहा है और अंत में बैक्टीरिया उस पर हमला कर रहे हैं। यहाँ 3 चरण दिए गए हैं। क्या है वो चरण? पहला है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, जहां केंचुए जैसे जीव अपरद्ध को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा है निछालन या लीचिंग, जहां जल के साथ अकार्बनिक तत्व मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। तीसरा है अपचयन, जहां जीवाणु या कवक एंजाइम डालकर उसे सरल यौगिकों में बदलते हैं। और इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज बनती है। हाँ, इसके बाद ह्यूमी भवन लिखा है, जहां गहरे रंग का प्रतिरोधी ह्यूमस बनता है। मैं इसे ह्यूमस के बारे में सोच रही थी। ह्यूमस इतनी जल्दी अपघटित क्यों नहीं होता?
इसमें ऐसा क्या खास है जो सूक्ष्म जीवों को रोकता है? हाँ, वो तो बचा रहता है मिट्टी में। दरअसल ह्यूमस में सेल्यूलोज और लिग्निन जैसी बहुत ही जटिल संरचनाएं होती हैं। बैक्टीरिया के एंजाइम इन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते। तो ये तो नुकसानदेह होना चाहिए ना? नहीं, प्रकृति ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर सब कुछ तुरंत गल जाए तो एक ही बारिश में सारे पोषक तत्व बह जाएंगे। ओह अच्छा। ह्यूमस एक धीमे बैंक की तरह काम करता है। यह मिट्टी में रुका रहता है और धीरे धीरे सालों तक पौधों को थोड़ा थोड़ा पोषण देता रहता है। क्या बात है। मिट्टी को असली खाद कैसे मिलती है और इसकी गति किन बातों पर निर्भर है? चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ध्यान दें, यहाँ 3D मिट्टी के टुकड़े के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों के गोले तैर रहे हैं। साथ ही एक pH मीटर और एक थर्मोमीटर भी बना है। मिनरलाइजेशन की बात हो रही है। राइट। खनिजी भवन वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक से अकार्बनिक पदार्थ मुक्त होते हैं। यहाँ अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। कौन कौन से? पहला, अपरुद्ध की प्रकृति। लिग्निन या काइटिन हो तो धीमा, नाइट्रोजन हो तो तेज। दूसरा, मृदा pH, अम्लीय में धीमा और क्षारीय में तेज। और तापमान? तापमान 25 डिग्री से ज्यादा पर तेज और 10 डिग्री से कम पर एकदम धीमा। यहाँ जो पहला कारक है ना, वो बड़ा रोचक है। एक पत्ती जिसमें लिग्निन ज्यादा है वो धीरे गलती है, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है वो जल्दी क्यों गल जाती है? शायद नाइट्रोजन गलाने में मदद करता है। इसका कारण ये है कि जो सूक्ष्म जीव इन पत्तियों को सड़ा रहे हैं, उन्हें भी तो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। और प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। एग्जैक्टली। जिस पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर होता है, सूक्ष्म जीवों की दावत हो जाती है। वे तेजी से प्रजनन करते हैं और पत्ती को जल्दी खत्म कर देते हैं। और लिग्निन वाली पत्ती में? लिग्निन उनके लिए किसी सूखी लकड़ी को चबाने जैसा है, जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और पोषण बिल्कुल कम। ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। आसान और पौष्टिक खाना सबको पसंद है। बिल्कुल। चलिए अब घटन के आखिरी कारक और ऊर्जा प्रवाह की प्रस्तावना के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। इस स्लाइड में एक गोलाकार 3D चक्र है। एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी पत्तियां गिरकर जड़ों में जा रही हैं और नीले तीर दिखा रहे हैं कि कैसे पोषक तत्व वापस पेड़ के अंदर जा रहे हैं। एक पूरा लूप। यहाँ चौथा कारक है आर्द्रता एवं वातन, यानी नमी और हवा। इनकी कमी होने पर अपघटन धीमा हो जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ सतही अपरदस से ह्यूमस, फिर खनिजी भवन और वापस पोषित पदार्थ का पूरा चक्र समझाया गया है। और ऊर्जा प्रवाह के लिए लिखा है कि ऊष्मागतिकी को समझना जरूरी है। यहाँ जो वातन यानी हवा का जिक्र आया है, अगर हवा इतना जरूरी है तो क्या खेतों में बहुत अधिक पानी भर जाने से अपघटन रुक जाएगा? पानी भरने से शायद धीमा हो जाए। बिल्कुल रुक जाएगा। मिट्टी में जो सबसे तेज बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं, यानी उन्हें काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओहो। जब खेत में पानी भर जाता है तो मिट्टी के कणों के बीच की हवा बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन न मिलने पर ये एरोबिक बैक्टीरिया दम तोड़ देते हैं। तो इसीलिए दलदली इलाकों में पत्तियां सालों तक बिना सड़े पड़ी रहती हैं। एग्जैक्टली। तो ऊष्मागतिकी के नियम यहाँ कैसे काम करते हैं, आइए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। देखिए, यहाँ 3D चमकते हुए चौकोर डिब्बे हैं जो आगे बढ़ते हुए छोटे होते जा रहे हैं। एनर्जी पिरामिड की तरह। हाँ, पहले बॉक्स पर 100%, फिर 10%, फिर 1% लिखा है और लाल तीर दिखा रहे हैं कि 90% ऊष्मा बाहर निकल रही है। नियम कहता है कि ऊर्जा एक दिशीय है। 90% भाग काम में ले लिया जाता है या ऊष्मा में बदलता है। केवल 10% भाग ही अगले स्तर के लिए बायोमास के रूप में संचित होता है। इसे लिंडमान का 10% का नियम कहते हैं। ये 1942 में दिया गया था। इस 10% नियम का हमारी प्रकृति की संरचना पर क्या सीधा असर पड़ता है? ऊर्जा कम होती जाती है। हाँ, लेकिन क्या यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों की कड़ियां सीमित होती हैं? मतलब चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। बिल्कुल। मान लीजिए सूरज से 10,000 यूनिट ऊर्जा घास को मिली, 10% नियम से टिड्डे को सिर्फ 1,000 मिली, मेंढक को 100, सांप को 10 और बाज को सिर्फ 1 यूनिट। अब अगर बाज के ऊपर कोई और जानवर होता तो उसे 0.1 यूनिट मिलती, जो उसे जिंदा नहीं रख सकती। इसलिए खाद्य श्रृंखला 4 या 5 स्तरों पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ऊर्जा का बजट ही खत्म हो जाता है। ये 10% ऊर्जा जीवों के बीच कैसे यात्रा करती है, चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। इस स्लाइड पर एक बेहतरीन 3D स्प्लिट डायोरामा है। ऊपर एक जलीय तंत्र है जिसमें मछलियां और मगरमच्छ हैं, और नीचे एक स्थलीय जंगल है जहां घास, हिरण और शेर हैं।
खाद्य श्रृंखला के उदाहरण? हाँ, ये परभक्षी अथवा चारण खाद्य श्रृंखला है जो उत्पादक से शुरू होती है। जली का उदाहरण है पादप प्लवक से जंतु प्लवक, फिर छोटी मछली, फिर मगरमच्छ। और स्थलीय में? घास से मवेशी और मनुष्य, या फिर घास से टिड्डी, मेंढक, सांप और मोर। अगर आप ध्यान दें तो स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई अलग-अलग है। कहीं 3 जीव हैं, कहीं 5। हाँ, ये तो है। ये लंबाई किस चीज से तय होती है? उसी 10% नियम से। बिल्कुल। जिस इकोसिस्टम में शुरुआत में जितनी अधिक ऊर्जा होगी, श्रृंखला उतनी लंबी हो सकती है। अच्छा। एक घने वर्षावन में जहां 80 में धूप और पानी है, वहां आसानी से 5 स्तर हो सकते हैं। लेकिन सूखे रेगिस्तान में जहां घास ही मुश्किल से उगती है, वहां श्रृंखला अक्सर 3 स्तरों पर ही खत्म हो जाती है। क्या हर श्रृंखला हरे पौधों से ही शुरू होती है? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। देखते हैं। इस स्लाइड पर बाईं ओर एक सड़ा हुआ 3D लकड़ी का लट्ठा है जिस पर केंचुआ और मशरूम हैं। दाईं ओर एक 3D गाय है जिसके शरीर पर बड़े बड़े परजीवी चिपके हुए हैं। यहाँ दूसरी है अपरद्ध खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे अपरद्ध से केंचुआ, फिर चिड़िया और बाज। और तीसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला जिसमें बड़े जीव पर छोटे आकार का जीव निर्भर करता है, जैसे गाय पर कीड़े। यह श्रृंखला छोटी होती है। एक सामान्य खाद्य श्रृंखला जैसे शेर शिकार करता है और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के भौतिक दिशा में क्या बुनियादी फर्क है? दिशा में फर्क? हाँ, सामान्य श्रृंखला में जीव हमेशा छोटे शरीर से बड़े शरीर की तरफ जाता है। घास को खरगोश खाता है, उसे भेड़िया। हाँ। लेकिन परजीवी श्रृंखला बिल्कुल उल्टी चलती है। यहाँ एक विशाल शरीर से शुरुआत होती है और ऊर्जा छोटे जीवों की तरफ बहती है। अरे हाँ, ये बड़े शरीर से छोटे शरीर की ओर चलती है। अनोखी है ना? बहुत अनोखी। असली जंगल में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। आइए अगली स्लाइड पर इस उलझन को समझते हैं। फूड वेब। देखिए स्लाइड पर काले तीरों का एक घना 3D जाल बुना हुआ है। सबसे नीचे वनस्पति है और तीरों के माध्यम से खरगोश, चूहा, भेड़िया, लोमड़ी होते हुए सबसे ऊपर बाघ तक जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं और उपभोक्ता को भोजन चुनने के कई विकल्प मिलते हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। प्रकृति में सीधा रास्ता होने के बजाय ये उलझा हुआ जाल होना क्यों जरूरी है? क्या ये उलझन प्रकृति को कमजोर बनाती है या मजबूत? देखने में तो कमजोर लग सकती है उलझन की वजह से। असल में ये भोजन के विकल्प होने से इकोसिस्टम बहुत स्थिर और सुरक्षित हो जाता है। कैसे? सोचिए अगर शेर सिर्फ हिरण खाता हो और सारे हिरण मर जाएं तो शेर भी भूखा मर जाएगा। हाँ। लेकिन खाद्य जाल में उसके पास विकल्प होते हैं, तो ये उलझन ही सुरक्षा है। अब हम इस PDF की अंतिम स्लाइड पर आ गए हैं जहां हम इन सभी आंकड़ों को एक आकार देंगे। पिरामिड्स। इस स्लाइड में 2 3D चमकते हुए पिरामिड हैं। एक सीधा खड़ा है और दूसरा जो पानी के अंदर का है बिल्कुल उल्टा रखा हुआ है। पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ये ऊर्जा, भार और संख्या के आधार पर बनते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होता है। राइट। लेकिन जलीय पारितंत्र का भार के आधार पर और एक वृक्ष का संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है। ये समझने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, जलीय तंत्र में भार का पिरामिड उल्टा कैसे हो सकता है? वही कि छोटी छोटी मछलियां यानी फाइटोप्लैंक्टन अपने से कई गुना भारी बड़ी मछलियों का वजन कैसे संभाल सकती हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। इसका रहस्य है उनके तेजी से प्रजनन और जीवन चक्र में। फाइटोप्लैंक्टन का भार कम होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से पैदा होते हैं कि बड़ी मछलियां उन्हें खाती रहती हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होते। अच्छा, मतलब टर्नओवर रेट बहुत तेज है। बिल्कुल, इसीलिए वो कम। यहाँ इस स्लाइड पर एक बहुत ही सुंदर 3D चित्र है जिसमें सूखी दरार वाली बंजर जमीन के बीच से एक छोटा सा हरा पौधा निकल रहा है। यह दृश्य निर्जीव से सजीव की ओर बढ़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। नोट्स के अनुसार इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समय के बाद एक समान केंद्र पर जैविक समुदायों की श्रेणियों का निर्माण होता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि एक स्थायी जलवायु समुदाय विकसित ना हो जाए, है ना? एकदम सही। इसमें भौतिक, रासायनिक और भौगोलिक परिवर्तन अपना योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है वो ये है कि ऐसे बंजर क्षेत्रों में सर्वप्रथम पहुंचने वाले पौधों को पायोनियर कहते हैं। हाँ, पायोनियर। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रजातियां आखिर काम कैसे करती हैं।
मतलब ये प्रकृति की स्पेशल फोर्सेस की तरह है। हाँ, स्पेशल फोर्सेस। वो कैसे? क्योंकि जहाँ पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, वहाँ कोई आम पौधा तो उग ही नहीं सकता ना। इसलिए ये पायोनियर प्रजातियां अपने अंदर नमी सोखने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। अच्छा, मतलब इनका एकमात्र काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बुनियादी जमीन तैयार करना है? बिल्कुल। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ से एक सीधा प्रश्न बनता है, एग्जाम अलर्ट। बंजर क्षेत्रों में सर्वप्रथम पहुंचने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर पायोनियर या प्राथमिक समुदाय होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। ये तो ही बिल्कुल शुरुआत की बात। लेकिन क्या हर जगह शुरुआत एक जैसी होती है? तो चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। ध्यान दें, इस 3D विजुअल में जमीन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बाईं ओर कठोर चट्टानें हैं और दाईं ओर जले हुए पेड़ों के ठूंठ के बीच नए हरे पौधे उग रहे हैं। ओह, तो ये अनुक्रमण के प्रकार को दर्शाता है, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण। जी हाँ, पीडीएफ के अनुसार अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। पहला, प्राथमिक अनुक्रमण, जो बंजर क्षेत्र जैसे चट्टानों या मरुस्थल पर होता है। यहाँ मिट्टी बिल्कुल शून्य होती है। और नोट्स बताते हैं कि यहाँ सिर्फ मिट्टी बनने में ही 100 साल से लेकर हजारों वर्ष लग जाते हैं। बाप रे, हजारों वर्ष। और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, जो वहां होता है जहां पहले जीवधारी थे, लेकिन आग, कटाई या बाढ़ के कारण नष्ट हो गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पहले से कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, इसलिए घास विकसित होने में 50 से 100 साल और वन बनने में 100 से 200 साल लगते हैं। लेकिन एक सवाल है, समय में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मतलब एक में हजारों साल और दूसरे में सिर्फ कुछ 100 साल? इसका कारण बहुत ही तार्किक है। इसे एक घर बनाने के उदाहरण से समझा जा सकता है। प्राथमिक में प्रकृति को एकदम खाली जमीन पर पहले नींव खोदनी पड़ती है। मतलब पत्थर को तोड़ के मिट्टी बनानी पड़ती है। बिल्कुल, जिसमें सदियां लगती हैं। जबकि द्वितीयक में नींव पहले से बनी हुई है, बस इमारत दोबारा खड़ी करनी है, इसीलिए यह तेज होता है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक था। और छात्रों के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम अलर्ट। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण में से कौन सा अधिक समय लेता है और क्यों? इसका उत्तर तो साफ है, प्राथमिक अनुक्रमण, क्योंकि वहां मृदा निर्माण बिल्कुल शून्य से शुरू होता है। एकदम सही। तो विकास की इस गति को और गहराई से समझने के लिए चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक सीढ़ीनुमा 3D चित्र है। अच्छा, सीढ़ियां बनी है। हाँ, स्टेप 1 बिल्कुल बंजर है, स्टेप 2 में कुछ घास फूस है और स्टेप 3 पर एक विशाल घना पेड़ है जिस पर गिलहरी और पक्षी बैठे हुए हैं। ये अनुक्रमण की प्रावस्थाएं, मतलब स्टेजेस को दिखा रहा है। ये समझने के लिए बेहतरीन है कि कैसे एक साधारण सा वातावरण जटिल व्यवस्था में बदलता है। नोट्स इसे 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली है पायोनियर अवस्था, जहां परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं और ये सबसे लंबा समय लेती है। और दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी है ट्रांजिशनल अवस्था। ये धीरे धीरे मृदा का निर्माण करते हैं और प्रजातियां स्थायी होने लगती हैं। हाँ, और अंत में आती है तीसरी अवस्था, चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहाँ उच्च विशिष्टता और अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। जटिल खाद्य जाल भी तो इसी में बनता है ना? बिल्कुल। चरम समुदाय को प्रकृति का अंतिम लक्ष्य माना जा सकता है। यह एक ऐसे महानगर की तरह है जहाँ हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। मतलब अगर कोई एक जीव खत्म भी हो जाए तो पूरा सिस्टम नहीं गिरता। सही कहा, क्योंकि अन्य विकल्प मौजूद होते हैं। यही इसकी ताकत है। तो यहाँ से एक एग्जाम अलर्ट बनता है। किस अवस्था में जटिल खाद्य जाल और अधिकतम जाति विभिन्नता पाई जाती है? इसका उत्तर चरम या क्लाइमैक्स समुदाय होना चाहिए। बिल्कुल सही। सूखी जमीन की बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या पानी के अंदर भी ऐसे ही बदलाव होते हैं? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ एक बहुत ही शानदार 3D क्रॉस सेक्शन है। एक तरफ गहरा तालाब है जो धीरे धीरे मिट्टी और दलदल से भरते हुए किनारे पर एक बड़े जंगल में बदल रहा है। और नीचे एक तीर भी बना होगा जो दिशा दिखा रहा होगा। हाँ, एक तीर बना है जो जलीय से स्थलीय दिशा दिखा रहा है। यह जल अनुक्रमण यानी हाइड्रोसेयर की प्रक्रिया है। पानी से जमीन तक का ये सफर विकासवाद की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तालाब हमेशा तालाब ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीडीएफ में स्पष्ट लिखा है कि एक नई बनी हुई झील या तालाब धीरे धीरे स्थल यानी जमीन की तरह बन जाती है। क्योंकि प्रकृति खाली जगह को भरना जानती है। ये गहरा पानी धीरे धीरे उथला होता है और अंततः वो एक जंगल का रूप ले लेता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है।
परीक्षा की दृष्टि से यहाँ एक बहुत सीधा लेकिन जरूरी प्रश्न है। एग्जाम अलॉट, जल अनुक्रमण या हाइड्रोसेर के विकास की दिशा क्या होती है? जलीय से स्थलीय की ओर, है ना? एकदम सही। लेकिन ये पानी जमीन में बदलता कैसे है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस 3D विजुअल में कांच के 3 पारदर्शी गोले हैं। अच्छा, पारदर्शी गोले, उनमें क्या है? पहले गोले में चमकते हुए सूक्ष्मजीव तैर रहे हैं, दूसरे में पानी के अंदर पूरी तरह डूबे हुए पौधे हैं, और तीसरे में पानी की सतह पर तैरते हुए खूबसूरत कमल के फूल हैं। ये जलीय जीवन की नींव और पानी के उथले होने की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत अच्छा दृश्य है। नोट्स में इसे ऐसे समझाया गया है। सबसे पहले पादप प्लावक अवस्था आती है, जिनके बीजाणु वायु या जंतुओं द्वारा लाए जाते हैं। हाँ, और फिर आती है अति सूक्ष्म स्वतंत्र प्लावी अवस्था। इसमें साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स होते हैं, और ये मरकर तली में बैठते हैं। फिर जल प्लावी अवस्था आती है, जो 3 से 6 मीटर गहरे जल में होती है, जैसे हाइड्रिला। बिल्कुल। और अंत में प्लावी पत्तियुक्त अवस्था है, जो 1 से 3 मीटर गहराई में होती है। इनकी जड़ें कीचड़ में धंसी होती हैं, लेकिन पत्तियां सतह पर तैरती हैं, जैसे कमल। तो ये सूक्ष्मजीव पानी को उतला कैसे करते हैं? इन सूक्ष्म जीवों को छोटे निर्माणकर्ताओं की तरह देखा जा सकता है। जब डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया मरते हैं, तो उनके शरीर तालाब के तल पर जमा होने लगते हैं। अच्छा, तो सालों साल ये मलबा इकट्ठा होता है और गहराई कम हो जाती है? बिल्कुल। तो एग्जाम अलर्ट, डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया किस अवस्था के उदाहरण हैं? अति सूक्ष्म स्वतंत्र प्लावी अवस्था। सही जवाब। जब तालाब की गहराई कम होने लगती है, तब क्या होता है? चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ 3D चित्र में अब पानी काफी कम हो गया है। किनारे पर मेंढक बैठे हैं, सरकंडे जैसी लंबी घास उगाई है, और आगे सूखी जमीन पर कुछ पेड़ उग रहे हैं। ये वो संक्रांति काल है जहाँ पानी और जमीन का मिलन होता है। नोट्स के अनुसार इसमें सबसे पहले प्लावी अवस्था है, जो खनिज युक्त होती है, जैसे लेमना। फिर आती है अस्पष्ट दलदल या रीड स्वैम्प अवस्था। ये 3 से 1 मीटर गहराई में होती है, और ये पौधे उभयचर या एम्फीबियस प्रकृति के होते हैं। हाँ, और इनकी जड़ें रेत को बांधती हैं। इसके बाद दलदल अवस्था विकसित होती है, जहां बहुत वाष्पोत्सर्जन होता है। और अंत में काष्ठ भूमि या वुडलैंड अवस्था आती है, जहां पॉपुलस जैसे छोटे पेड़ आते हैं। ये धूप सह सकते हैं, लेकिन जल भराव नहीं। ये उभयचर पौधे बहुत खास लग रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पुल का काम करते हैं। इनकी जड़ें पानी के नीचे जमीन को इतनी मजबूती से जकड़ लेती हैं कि वो ठोस हो जाती है, जिससे बड़े पेड़ों के उगने का रास्ता साफ होता है। एकदम सही। तो प्रश्न है, एग्जाम अलर्ट, वो कौन सी अवस्था है जिसके पौधे उभयचर या एम्फीबियस प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? अस्पष्ट दलदल या रीड स्वैम्प अवस्था। बिल्कुल। पानी से जमीन का सफर तो अद्भुत है, लेकिन एकदम सूखे वातावरण में क्या होता है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा है। इस 3D क्रॉस सेक्शन में एक ढलान दिखाई गई है। सबसे नीचे सूखी नग्न चट्टान है, फिर धीरे धीरे काई, घास, झाड़ियां उगते हैं, और सबसे ऊपर एक हरा जंगल है। इसे स्थलीय या मरु अनुक्रमण मतलब ज़ेरार्च सक्सेशन कहा गया है। पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ। PDF के अनुसार इसकी पूरी श्रृंखला ऐसे चलती है: नग्न चट्टान, फिर क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, मॉस, वार्षिक घास, बहुवर्षीय घास, झाड़ी, और अंत में चरम वन। इस पूरी प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते हैं। एग्जाम अलर्ट, मरु अनुक्रमण की शुरुआत मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र से होती है? अत्यंत शुष्क क्षेत्र या नग्न चट्टान से। सही कहा। लेकिन एक ठोस चट्टान टूटती कैसे है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस 3D चित्र में एक चट्टान को जोन 1 से जोन 4 में बांटा गया है। ये जोन्स क्या दिखा रहे हैं? जोन 1 में चट्टान पर कुछ अम्ल या एसिड की बूंदें गिर रही हैं, और जोन 4 तक पहुंचते पहुंचते घास की जड़ें उस कठोर चट्टान को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ओह, ये दृश्य ये समझाता है कि प्रकृति के पास रासायनिक हथियार भी मौजूद हैं। बिल्कुल। सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन अवस्था है। नग्न चट्टान पानी नहीं रोक सकती, इसलिए ग्रैफिस जैसा लाइकेन अम्ल स्रावित करता है, जिससे चट्टान में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। ये हैरान करता है कि एक छोटा सा जीव इतना शक्तिशाली एसिड बना सकता है जो पत्थर को गला दे।
हाँ, और फिर फोलियोज लाइकेन आता है जो उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। इसके बाद मॉस अवस्था आती है जहां कार्बनिक पदार्थ एकत्र होने लगते हैं, और अंत में वार्षिक घास अवस्था, जहां जड़ें चट्टान को तोड़कर मृदा निर्माण शुरू कर देती हैं। वह सूक्ष्म जीव जो अम्ल स्रावित करता है वो वास्तव में खनिजों को घोलने का काम करता है, नमी रुकने लगती है। तो एग्जाम अलर्ट, नग्न चट्टान पर छिद्र बनाने के लिए कौन सा लाइकेन अम्ल स्रावित करता है? क्रस्टोज लाइकेन। एकदम सही। चट्टान टूटने के बाद की कहानी क्या है? चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 3 अलग-अलग 3D मिट्टी के ब्लॉक रखे गए हैं। मरु अनुक्रमण का यह अंतिम और सबसे भव्य चरण है। पहले ब्लॉक में गहरी जड़ों वाली घास है, दूसरे में झाड़ियां हैं, और तीसरे ब्लॉक में एक विशालकाय पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं। पीडीएफ में इसे बहुवर्षीय घास अवस्था कहा गया होगा। हाँ, यहाँ अत्यधिक मृदा निर्माण होता है। इसके बाद झाड़ी अवस्था आती है जहाँ कठोर झाड़ियां मृदा की परत बना देती हैं, और इनके नीचे छायाप्रिय या शेड लविंग पौधे उगना शुरू कर देते हैं। अंत में चर्म वन आता है। जब प्रकाश सहन करने वाली अवस्था स्थापित हो जाती है तो बड़े वृक्ष उगाते हैं। पता है, झाड़ियों का वो छायादार वातावरण वास्तव में एक सुरक्षित नर्सरी की तरह काम करता है। अच्छा, तेज धूप से बचाकर बीजों को अंकुरित होने का मौका देता है। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट, छाया प्रिय पौधे अनुक्रमण की किस अवस्था में उगना शुरू करते हैं? झाड़ी अवस्था या श्रब स्टेज। सही जवाब। जीवन के पनपने की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन इसका ईंधन क्या है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये पोषण चक्रण से जुड़ी होगी। हाँ, इस स्लाइड पर हमारी पृथ्वी का एक बहुत ही शानदार 3D पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें 71% हिस्सा गहरे नीले समुद्र का है, 49% सूखी जमीन का है और मात्र 1% वायुमंडल है। पारिस्थितिक तंत्र सिर्फ जीवों का समूह नहीं है, ये पोषक तत्वों का एक निरंतर चलने वाला चक्र है जो कभी रुकता नहीं है। नोट्स बताते हैं कि कार्बन चक्र के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। किसी जीवधारी के शुष्क भार का 49% हिस्सा कार्बन होता है, और पृथ्वी का 71% कार्बन समुद्र में विलय अवस्था में मौजूद है। यही तो हैरानी की बात है। वायुमंडल में यह मात्र 1% है। लोग सिर्फ वायुमंडल या जंगल के बारे में सोचते हैं जब कार्बन की बात आती है। बिल्कुल, महासागर इस ग्रह के सबसे बड़े कार्बन बैंक हैं। जलवायु को स्थिर रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एग्जाम अलर्ट, समुद्री जल में कार्बन का कितना प्रतिशत विलय अवस्था में विद्यमान है? 71%। एकदम सही। ये कार्बन वापस वातावरण में कैसे आता है? चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जमीन का एक 3D टुकड़ा है जिस पर एक फैक्ट्री धुआं उगल रही है। और आग भी जल रही होगी। हाँ, पास ही में एक जंगली आग जल रही है और जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन या पेट्रोलियम की परतें साफ दिख रही हैं। काले तीर कार्बन का घूमना दिखा रहे हैं। ये विजुअल उस प्रक्रिया को दिखाता है जहां लॉक्ड कार्बन वापस वायुमंडल में मुक्त होता है। पीडीएफ बताता है कि अपघटकों द्वारा मृत सामग्री से कार्बन छोड़ी जाती है। इसके अलावा लकड़ी जलने, जंगली आग लगने और जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 मुक्त होती है। श्वसन और ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसका हिस्सा हैं। अपघटक इस व्यवस्था के रिसाइकलिंग एजेंट हैं। मतलब अगर वे न हों तो सारा कार्बन जमीन में ही दफन हो जाएगा। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट, वायुमंडल में CO2 वापस मुक्त करने वाली मुख्य गतिविधियां कौन सी हैं? दहन, श्वसन और ज्वालामुखी क्रियाएं। सही जवाब। कार्बन के अलावा अन्य खनिजों का चक्र कैसे चलता है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। फास्फोरस चक्र के बारे में है क्या? जी हाँ, इस 3D चित्र में एक ऊंचे पहाड़ पर तेज बारिश हो रही है। वहां से एक नदी बहकर नीचे गहरे समुद्र में गिर रही है और तलछट जमा कर रही है। फास्फोरस चक्र कार्बन से बिल्कुल अलग स्वभाव का होता है। नोट्स में लिखा है कि फास्फोरस चक्र एक अवसादी या सेडिमेंट्री चक्र है। इसका मतलब है कि इसमें गैसीय भार नगण्य होता है, यह हवा में नहीं उड़ता। हाँ, इसका प्रवाह चट्टान से मृदा, फिर उत्पादक, उपभोक्ता, मृतोपजीवी और अंत में नदी से समुद्र तक जाता है। मतलब इसमें वायुमंडल की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल नहीं। एग्जाम अलर्ट, फास्फोरस चक्र किस प्रकार का चक्र है और इसमें कौन सा भार नगण्य होता है? यह एक अवसादी चक्र है और इसमें गैसीय भार नगण्य होता है। एकदम सही। फास्फोरस इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस विजुअल में 3D DNA का स्ट्रक्चर है, कुछ हड्डियां रखी हैं और समुद्री पक्षी दिख रहे हैं जिनके आसपास सफेद पदार्थ है। उस सफेद पदार्थ को गुआना कहा जाता है। हाँ, पीडीएफ के अनुसार DNA, RNA, ATP और अस्थियों के निर्माण के लिए फास्फोरस जरूरी है। उच्च वर्गीय पादप माइकोराइजा नामक फंगस की सहायता से इसे मिट्टी से सोखते हैं
और समुद्र में हर साल 20 मिलियन टन खनिज जाते हैं। मछली खाने वाले पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ गुआना में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये गुआना एक तरह से प्राकृतिक कुरियर सेवा है जो समुद्र से फास्फोरस वापस जमीन पर लाती है। बिल्कुल सही पकड़े। एग्जाम अलर्ट। समुद्री पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ से मिलने वाले फास्फोरस के प्रचुर स्रोत को क्या कहा जाता है? गुआना या गुआनो। एकदम सही। प्रकृति की ये व्यवस्था हमारे लिए क्या करती है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हवा में तैरता हुआ जमीन का एक बहुत ही सुंदर 3D टुकड़ा है, एक फैंटेसी आइलैंड की तरह। हाँ, इस पर घने जंगल हैं, एक साफ नदी बह रही है और हिरण घूम रहे हैं। ये परितंत्र सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज का विषय है। ये स्लाइड दिखाती है कि प्रकृति बिना कोई बिल भेजे हमें क्या-क्या सुविधाएं दे रही है। पहली है वायु। पौधे प्रदूषण सोखते हैं और वायु शुद्ध करते हैं। दूसरी है जल। वनस्पतियां वर्षा जल को तेजी से बहने से रोकती हैं और उसे मृदा में रिसने देती हैं, जिससे बाढ़ और मृदा अपरदन रुकता है। पेड़ों की जड़ें पूरी धरती को एक जाल की तरह बांध कर रखती हैं। और तीसरी है जैव विविधता, जो सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ाती है। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट। बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकने में वनस्पतियां जल के साथ क्या करती हैं? वे जल को तेजी से बहने से रोकती हैं और भूमि में रिसने देती हैं। सही जवाब। क्या इन मुफ्त सेवाओं की कोई कीमत आंकी जा सकती है? चलिए अब हमारी अंतिम स्लाइड देखते हैं। ये सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इस 3D विजुअल में हमारी पूरी पृथ्वी को एक कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है और उस पर एक विशालकाय प्राइस टैग लगा है जिस पर लिखा है $33 ट्रिलियन। ये आंकड़ा पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। नोट्स के अनुसार रॉबर्ट कॉस्टेंजा और उनके साथियों ने पारिस्थितिक सुविधाओं का ये औसत मान $33 ट्रिलियन आका है। ये दुनिया के कुल GNV से लगभग 2 गुना है। और इसका ब्रेकडाउन क्या है? इस 33 ट्रिलियन में से लगभग 50% मूल्य सिर्फ मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन के लिए है, फिर 10% अपरदन से बचाव के लिए और 6% जलवायु नियमन के लिए। मानव अर्थव्यवस्था तो प्रकृति की अर्थव्यवस्था का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अंतिम एग्जाम अलर्ट। $33 ट्रिलियन की सेवाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? 50% के साथ मृदा निर्माण का। बिल्कुल सही। अगर इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए तो यह स्पष्ट है कि प्रकृति का तंत्र कितनी बारीकी से काम करता है। एक निर्जीव चट्टान से शुरू होकर हजारों सालों में एक जटिल वन बन जाता है। हाँ, और हवा, पानी, मिट्टी का जो निर्माण होता है उसकी कीमत किसी भी इंसानी खजाने से बहुत बड़ी है। यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन प्रकृति अपनी इन सारी मुफ्त सेवाओं का ये $33 ट्रिलियन का बिल हमें भेजना शुरू कर दे, तो क्या दुनिया का कोई भी बैंक इसका भुगतान कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति जो मुफ्त में दे रही है उसे खोने का मतलब पूर्ण